जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा और ये ज्ञान सर का पेड कोर्स का लेक्चर है गाइस, करंट अफेयर्स का, जो आप देख रहे हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करना है, ये दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाती है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैच की इंफॉर्मेशन की जानकारी जो है वो ले लीजिए। और ये हमारे टेलीग्राम के चैनल्स और ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा ये सब टॉपिक्स हैं आज के, जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में कवर करने वाले हैं। और अभी तक आपने लाइक का बटन हिट नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। गाइस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम बात करेंगे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया के बारे में। तो 2025 की ये रैंकिंग आई है और इंडिया का जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला है। आईआईटीज और बाकी यूनिवर्सिटीज ने अपना झंडा गाड़ दिया है। और सिविल सर्विसेज के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले क्यूएस रैंकिंग में इंडिया के टॉप परफॉर्मर्स कौन कौन से हैं। तो आईआईटी दिल्ली की 44th रैंक है। 99% एम्प्लॉयर रेपुटेशन स्कोर के साथ इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूशन बना है आईआईटी दिल्ली। फिर 48th रैंक पर आईआईटी बॉम्बे है। इसने 99.5% एम्प्लॉयर रेपुटेशन और 96.6% एकेडमिक रेपुटेशन स्कोर से अपनी पोजीशन स्ट्रांग करी है। इवन टॉप 100 में इंडिया के इंस्टीट्यूशन आईआईटी मद्रास 56th पे, आईआईटी खड़गपुर 68th पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 62nd और आईआईटी कानपुर 67th। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी कि डीयू 81st पर है और डीयू ने 94th रैंक से इंप्रूव करते हुए 81st पोजीशन पर जंप किया है। एंड थैंक्स टू इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क स्कोर इसका 96.4% रहा है। अब क्या आपको ये पूरे आंकड़े याद रखने हैं? तो नहीं, आपको टॉप इंस्टीट्यूशन की सिर्फ रैंकिंग ध्यान में रखनी है, जो कि स्टेट पीएससी पूछ सकती है। बट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ टॉप इंस्टीट्यूशन के नाम आपको पता होना चाहिए। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, मद्रास एंड सो ऑन। टॉप 5 अगर आपको पता रहे तो बहुत अच्छी बात है। अब ये सिर्फ जो नंबर्स मैंने आपको बताया, ये नंबर्स नहीं, ये प्रूफ है इंडिया की क्वालिटी एजुकेशन की फील्ड में आगे बढ़ रहा है। तो आप मेंस में ये एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। अब ये तो आप समझ गए कि रैंकिंग में इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, लेकिन ये सक्सेस पॉसिबल कैसे हुआ, ये सिविल सर्विसेज के लिए जरूरी है। अब ध्यान सुनना। पहला, रिसर्च एक्सीलेंस। अन्ना यूनिवर्सिटी ने पेपर्स पर फैकल्टी में परफेक्ट स्कोर लेकर रिसर्च प्रोडक्टिविटी में टॉप किया है। दूसरा, बाकी यूनिवर्सिटीज ने अपने इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग किया है। यानी कि ये सब यूनिवर्सिटी जो रिसर्च कर रही है उससे क्वालिटी एजुकेशन पॉसिबल हो पाई। दूसरा, एकेडमिक क्वालिटी इंडिकेटर्स जैसे कि स्टाफ विद पीएचडी और रिसर्च आउटपुट, इन पे फोकस करके क्वालिटी बढ़ाई गई। उन एजुकेटर्स को रखा गया जिनके पास जो है वो जो डिग्री होल्डर है, पीएचडी होल्डर है, राइट, नॉलेजेबल है काफी। तीसरा, ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन। आईआईटीज का 99% प्लस एम्प्लॉयर रेपुटेशन स्कोर प्रूफ है कि इंडियन ग्रेजुएट्स ग्लोबली हाई डिमांड में हैं, कि यहां से निकलने के बाद इंडियन ग्रेजुएट्स को कहीं पर भी जो है वो जॉब मिल सकती है, ये आईआईटी दिल्ली से निकलने के बाद, और उनकी डिमांड बहुत हाई है। तो ये सारी इंप्रूवमेंट्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के गोल्स के परफेक्टली अलाइंड है। कॉम्पिटिटिवनेस और क्वालिटी पर फोकस का ये रिजल्ट है कि हमने क्वालिटी पर फोकस किया। और देखो सामने दिख रहा है, क्या है इस पर्टिकुलर रैंकिंग का नाम, नीचे कमेंट बॉक्स पर जो है लिख कर बताओ कि कौन सी रिपोर्ट ये एशिया की रैंक रिलीज करी है। अब सुनो, इसके क्या फायदे होंगे। पहला, ग्लोबल स्टैंडिंग। इंडियन इंस्टीट्यूशन अब एक ग्लोबल एजुकेशन हब की तरह उभर रहा है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल फैकल्टी के लिए इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है। दूसरा, इकोनॉमिक इंपैक्ट। एजुकेशन सेक्टर में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जो हमारी इकोनॉमी को स्ट्रांग करेगा, इवन जॉब्स क्रिएट करेगा। और तीसरा, बैलेंस ग्रोथ। अब यूनिवर्सिटी रिसर्च और ट्रेनिंग दोनों में एक्सेलेंस दिखा रही हैं, जो एक बैलेंस्ड ग्रोथ का सिग्नल है। आज के टाइम में एजुकेशन सिर्फ एक सेक्टर नहीं बल्कि एक पावर टूल है जो युवाओं और नेशन के फ्यूचर को शेप कर रहा है। अब बात करते हैं क्यूएस रैंकिंग के बारे में। तो क्यूएस एक लंदन बेस्ड हायर एजुकेशन एनालिस्ट है
जो यूनिवर्सिटीज को 6 इंडिकेटर्स के आधार पर इवैल्यूएट करता है, जैसे रिसर्च रेपुटेशन, लर्निंग एनवायरमेंट, इंटरनेशनलाइजेशन, एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन और पेपर पर फैकल्टी, कि कितने रिसर्च पेपर जो है वो पर फैकल्टी रिलीज हो रहा है। तो इन 6 इंडिकेटर्स के आधार पर इवैल्यूएशन होता है, आकलन होता है यूनिवर्सिटीज का, फिर रैंकिंग दी जाती है। क्यूएस एशिया रैंकिंग एक रीजनल बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म है और इसका फायदा यह होता है कि हर इंस्टीट्यूशन अपनी परफॉर्मेंस को और इंप्रूव करने की कोशिश करता है। सो क्यूएस रैंकिंग में इंडिया का यह परफॉर्मेंस एक क्लियर सिग्नल है कि हम राइट ट्रैक पर हैं। एजुकेशन सिर्फ करियर बनाने का जरिया नहीं है, यह एक देश को ग्लोबल पावर बनाने का भी टूल है। सो सिविल सर्विसेज के लिए ये सब जो पॉइंट्स मैं आपको अलग से बताता हूं ना, तो ये सिर्फ ऐसी हवाबाजी में नहीं बताता हूं मैं, ये आपके लिए काम के होते हैं। ये सब सुनकर कि जैसे कि आप अपने दिमाग में रखें इन सब लाइंस को, जो मैं लाइंस आपकी देता हूं, जो आप मेंस में वो उपयोग कर सके, कि इट इज एजुकेशन इज नॉट ओनली अ सेक्टर, इट इज अ टूल। ऐसा मेंशन करो, एक ऐसा टूल जो कंट्री को ग्लोबल लेवल तक ले जा सकता है। देखो कितना अच्छा लगेगा आपका आंसर। सो होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा। अब जीएस पेपर 2 पेपर 3 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रिक्स और डॉलर डोमिनेंस के खिलाफ एक जंग है। तो ये इसका टाइटल है, मेनली टाइटल, कि ब्रिक्स वर्सेस डॉलर डोमिनेंस। बता दो जरा, ब्रिक का फुल फॉर्म नहीं, अब तो फुल फॉर्म बचा भी नहीं है उसका। ब्रिक में टोटल कितने मेंबर्स हैं वो बता दो आप, राइट। अब सुनो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है आप लोगों को। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिक्स समिट की। 2024 के अक्टूबर में 16वीं ब्रिक्स समिट हुई, जिसमें एक बड़े मुद्दे पर डिस्कशन हुआ, डॉलर डिपेंडेंसी कैसे कम करें। ब्रिक्स नेशन का टारगेट था कि या तो लोकल करेंसी का ज्यादा यूज हो ट्रेड में, या एक नई ब्रिक करेंसी बनाई जाए। पर यहां ट्विस्ट है कि यूएस प्रेसिडेंट जो अभी रीइलेक्ट जो हुआ है, यानी कि रीइलेक्ट मतलब अभी फिर से दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, उन्होंने इस इनिशिएटिव को लेकर काफी एग्रेसिव रिस्पॉन्स दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो ब्रिक्स कंट्रीज पर 100% इंपोर्ट टैरिफ लगा देगा। ये एक बड़े जियोपॉलिटिकल और फाइनेंशियल डिबेट का पॉइंट बन गया है। डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर का फाइनेंशियल डोमिनेंस खत्म करने का प्रयास, जिसको लेकर गुस्सा हो गया ट्रंप। अब समझते हैं कि आखिर डॉलर का इतना इन्फ्लुएंस है क्यों हर जगह डॉलर डॉलर हो रहा है। आज के ग्लोबल ट्रेड में गाइज 90% से ज्यादा ट्रांजैक्शंस डॉलर में होती है। दूसरा, यूएस डॉलर को इंटरनेशनल रिजर्व्स के लिए सबसे सेफ माना जाता है। तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स जिसमें हम लोग को क्लियरली पता लग रहा है कि डॉलर का कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है। बट गाइज, इसका एक नेगेटिव साइड भी है। अगर कोई देश जो है उसका यूएस की इकोनॉमी पर ज्यादा डिपेंड होता है, अगर कोई देश यानी कि सिर्फ यूएस के डॉलर्स पर ही निर्भर होता है, तो ये कहीं ना कहीं उस देश को फाइनेंशियल इंस्टेबल भी बनाता है। क्योंकि किसी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी मतलब कहीं ना कहीं आप इंस्टेबल हो जाओगे। अगर उसकी इकोनॉमी को कुछ हुआ तो आपकी इकोनॉमी क्रैश करेगी, है ना। एक और इंपॉर्टेंट बात है, फाइनेंशियल वेपनाइजेशन। ये टर्म लिख लेना। आपने सुना होगा ईरान और रशिया को स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर किया गया है। स्विफ्ट नेटवर्क पता है, बैंकिंग का एक नेटवर्क होता है। जीएस पेपर 3 में पढ़ते हो आप लोग, राइट। इसलिए जनरल स्टडीज की क्लास करना जरूरी है। सब बेसिक टर्म्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कोई मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकता है कि स्विफ्ट का काम क्या है। स्विफ्ट गाड़ी की बात नहीं हो रही है, ये बैंकिंग सेक्टर में है। उसका स्विफ्ट, उसका काम क्या होता है। बैंक के स्विफ्ट कोड्स होते हैं, पता है आपको। आप अपनी बैंक की पासबुक में देखेंगे तो आपको जो है आपकी बैंक का स्विफ्ट कोड भी नजर आएगा, राइट। जैसे IFSC कोड होता है ना, वैसे ही स्विफ्ट कोड भी होता है। तो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स पे इसका काम क्या है। तो अभी क्या हुआ, स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर कर दिया ईरान और रशिया को। दैट मीन्स कि ईरान और रशिया ग्लोबल ट्रेड में वो नहीं कर मतलब जो ये नेटवर्क है स्विफ्ट का, ये ग्लोबल ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है, इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। मतलब स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू इनके ट्रांजेक्शन नहीं होंगे। उनको या तो बायलेटरल या दूसरे चैनल के थ्रू ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। जैसे आपने वो सुना होगा वॉस्ट्रो अकाउंट, नॉस्ट्रो अकाउंट।
ये अकाउंट्स भी होते हैं, ये सब टर्म्स जीएस में पढ़ाए जाते हैं, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ज्वाइन जनरल स्टडीज क्लास। अगर नहीं करिए आपने क्लास को ज्वाइन, तो ज्वाइन करिए हमारे दिए गए ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। अब सुनो, तो ब्रिक्स नेशंस को ये क्लियरली देखा कि अगर ऑल्टरनेटिव सिस्टम ना हो तो उनकी फाइनेंशियल फ्यूचर इनसिक्योर हो सकता है। लेकिन क्या ब्रिक्स कंट्रीज के लिए डॉलर से हटना आसान है? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। पहली चीज आपको बता दें कि सबसे पहले रिस्क जो है वो चाइना का इन्फ्लुएंस है। अगर ब्रिक्स की एक करेंसी बनी तो चाइना का फायदा ज्यादा होगा, जो बाकी कंट्रीज के लिए इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। दूसरा, लिक्विडिटी का सवाल। यूएस डॉलर हाईली लिक्विड है और स्टेबल करेंसी है, मतलब आप उसका यूज कहीं पर भी कर सकते हो। तो क्या नए ऑल्टरनेटिव्स ये स्टेबिलिटी दे सकते हैं? ये भी एक बड़ा चैलेंज है। एक और इशू है इंप्लीमेंटेशन का। जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लो, रशिया के साथ रुपी ट्रेड की इनिशिएटिव ली गई कि हम रशिया के साथ रुपी ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक लार्ज स्केल एडॉप्शन नहीं हो पाया इतने समय के होने के बावजूद। सोचिए कि अगर यूएस सच में 100% इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दे या दूसरी ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगा दे तो क्या होगा? क्योंकि अगर हम, उसने चेतावनी दे दी है ट्रंप ने कि अगर ब्रिक्स कंट्री ऐसा करेगी, डी डॉलराइजेशन करेगी, तो 100% टैरिफ लगाएंगे। चलो मान लेते हैं हमने कर दिया, हमने हटा दी डॉलर, क्योंकि वो एंगल भी तो आपको देखना है ना, समझना है। हमने हटा दिया डॉलर वाला पॉइंट कि डॉलर को रद्द करो, नई करेंसी लेके आओ। अब जब नई करेंसी आएगी तो यूएस ने जो बोला वो करेगा, तो ब्रिक्स कंट्री शायद और ज्यादा क्लोज हो जाएंगी और अपने नए फाइनेंशियल सिस्टम को स्पीड से डेवलप करेंगी। क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है कि अब यूएसए के साथ ट्रेड नहीं होगा, और ट्रेड नहीं होगा तो कंट्रीज को ग्रो करने के लिए अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और नॉन डॉलर करेंसी जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर या चाइनीज रेनमिनबी ये ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं। पर इसका इम्पैक्ट सिर्फ ब्रिक्स पे ही नहीं पड़ेगा, खुद यूएसए पे भी होगा। अब देखो यार, टैरिफ की वजह से अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए इंपोर्ट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, जो उनकी इकोनॉमी को भी हर्ट करेगा। अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि इंडिया ने इस डायरेक्शन में काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं गाइस, जो आपको समझना ज़रूरी है। जैसे रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन, आरबीआई ने कुछ सैंक्शन नेशन के साथ रुपी इनवॉइसिंग अलाउ की है, जैसे रशिया, ईरान। फिर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, इंडिया ने यूएई के साथ लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम स्टार्ट किया है। यूपीआई और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ऐसे सिस्टम्स इंडिया के लिए एक गेम चेंजर बन सकते हैं। और आरबीआई ने अपने फॉरेक्स रिजर्व को डाइवर्सिफाई करते हुए यूरो और येन जैसी करेंसीज में इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया है। अब सवाल उठता है कि आगे का क्या रास्ता, आगे क्या करना है। तो देखो यार, इंडिया को यूएसए के साथ डिप्लोमेटिकली एंगेज करना होगा और ये बताना होगा कि ब्रिक्स के ये स्टेप्स जो हैं वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हैं, यूएस के अगेंस्ट नहीं है। यूएस से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें फ्यूचर जो है वो सिक्योर करना है। ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ना कि यूएसए को चलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये उसको समझाना पड़ेगा। दूसरा, यूपीआई और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को एक्सेलरेट करना होगा, जो लोकल करेंसी ट्रेड को प्रमोट कर सके। फिर इंट्रा ब्रिक ट्रेड इम्बैलेंस को रिड्यूस करते हुए ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाया जा सकता है। फिर डॉलर से डिपेंडेंसी कम करना एक ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, जो स्टेप बाय स्टेप अचीव करना पड़ेगा। तो उसके एक प्रॉपर आपको जो है वो टाइमलाइन तैयार करनी पड़ेगी कि कैसे करना है। तो ब्रिक्स और डॉलर डोमिनेंस का ये पूरा मुद्दा सिर्फ गाइस जियोपॉलिटिकल नहीं है, ये एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन भी है। आपके लिए एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि डॉलर की जगह ब्रिक्स करेंसी या लोकल करेंसी आ सकती है? क्या जवाब दोगे आप? एक लाइन में उसका रीजन भी जो है देना, राइट? तो ये था गाइस ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। अब जो मुद्दा है वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज की डेट क्राइसिस, समस्या और समाधान। इसके बारे में हम बात करेंगे। एक ऐसा मुद्दा जो सिर्फ इकोनॉमी का ही नहीं बल्कि देश के विकास, लोगों की हेल्थ और एजुकेशन से डायरेक्टली कनेक्टेड है।
सो आइए बहुत सिंपल तरीके से टॉपिक को समझेंगे, मजा आएगा। और जो ये ऐसे टॉपिक्स बड़े डिफिकल्ट लगते हैं वो आपके लिए बहुत ईजी बना दूंगा मैं। अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक का इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2024 और यूएनसीटीएडी का अ वर्ल्ड ऑफ डेट 2024 रिपोर्ट रिलीज हुआ है। इन रिपोर्ट्स ने एक अलार्मिंग फैक्ट हाईलाइट किया है, डेवलपिंग कंट्रीज पर डेट का बोझ बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। डेट मतलब कर्जा। तो आओ समझते हैं पूरी चीज को। तो 2023 में लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, LMIC जिनको हम लोग बोलते हैं, इनका जो कर्जा है एक्सटर्नल डेट 8.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया है, जो 2020 से 8% ज्यादा है। और पुअर कंट्रीज के बारे में बात करें तो इनका कर्जा 18% बढ़कर 1.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो गया है। थिंक अबाउट इट कि अगर ये कर्जा बढ़ता ही रहे और इनकम उस स्पीड से ना बढ़े तो क्या होगा। अब आगे की चर्चा करें। डेट रीपे करना भी अब एक बड़ा बोझ बन चुका है। 2023 में ये लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, इन्होंने 1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर सिर्फ डेट सर्विस करने में खर्च किया है, यानी कि कर्जे में EMI इंटरेस्ट चुकाने के लिए और कर्जा ले लिया। इमेजिन 406 बिलियन यूएस डॉलर सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में चला गया। रिजल्ट, हेल्थ, एजुकेशन और क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स के लिए बजट कम हो रहा है। भैया बोल रहे हैं ना, क्या फाइनेंस की क्यों प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी फंड की क्यों प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है क्योंकि ऑलरेडी इतना कर्जा है कंट्री के ऊपर कि उसकी जो भी इनकम जो हो रही है वो कर्जे को चुकाने में जा रही है। भाई साहब, फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी तो कर्जे में डूब जाओगे। और दूसरी बात तो भाई हाथ जोड़े कर्जा लेना ही नहीं चाहिए। कर्जा लो तो वो बहुत सोच समझ के बिजनेस के पर्सपेक्टिव से लो, क्योंकि मैं भी इस चीज़ का खुद भुक्तभोगी हूँ। राइट, 30-30, 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट बियर किया है मैंने, और वो भी NBFC से लोन वगैरह जो है वो उठाकर। रीज़न यही था कि बोलते ना कि एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट नहीं करती है बैंक फालतू है। कोचिंग इंडस्ट्री वालों को लोन्स नहीं मिलते। क्लियरली गाइडलाइंस दी हुई कि कोचिंग इंडस्ट्री वालों को लोन नहीं देना है। सोचो आप, एक तरफ हम बोलते हैं कि एजुकेशन के लिए लोन्स अवेलेबल करवाए जाए, एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन पर हमें फोकस करना है, राइट, बट रियलिटी में नहीं होता बॉस। तो लोन लेना भी महंगा होता जा रहा है। ऑफिशियल क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट रेट्स डबल हो गए हैं और प्राइवेट क्रेडिटर्स के रेट अब 6% है, जो 15 सालों में सबसे ज़्यादा है। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान उन कंट्रीज को हो रहा है जिनके एक्सपोर्ट अर्निंग ऑलरेडी कम है, यानी कि उनकी कमाई कम है और ऊपर से इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब प्राइवेट क्रेडिटर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है? तो जो गरीब कंट्रीज होती है ना, इनके लिए लैंडिंग बहुत कम हो गई, यानी कि इनको कर्जा नहीं मिल रहा है सरवाइव करने के लिए भी। तो 2023 में प्राइवेट क्रेडिटर्स के नेट आउटफ्लो 13 बिलियन यूएस डॉलर रहा है, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज भी जो होती है ना वो लोन दे देती हैं कंट्री को। वर्ल्ड बैंक और बाकी मल्टीलैटरल लेंडर्स ने 51 बिलियन यूएस डॉलर का सपोर्ट दिया है फाइनेंसिंग गैप्स को फिल करने के लिए, बट क्या वो इनफ है? नहीं। चलो कमेंट करके बताओ कि क्या डेवलप कंट्रीज और ज्यादा हेल्प कर सकती हैं? आपको क्या लगता है इस फंडिंग के इशू को खत्म करने के लिए? अब देखो, डेवलपिंग कंट्रीज का ग्लोबल पब्लिक डेट का शेयर अब 30% है, जो 2010 में 16% था। क्लाइमेट फंडिंग भी इंपैक्ट हो रही है, यहां सिर्फ 2.1% GDP लगाया जा रहा है, जबकि डेट सर्विसिंग के लिए 2.4% लगता है, यानी कि EMI इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए GDP का 2.4% दे रही है कंट्रीज, बट क्लाइमेट फंडिंग के लिए मात्र 2.1%। फिर डेट मैनेजमेंट के कुछ गाइस इनिशिएटिव भी हैं, राइट, जैसे कि एक हम लोग को HIPC इनिशिएटिव देखने को मिलता है, ऐसे प्रोग्राम्स हैं। इनसे कुछ राहत मिली है, जैसे कि सोमालिया का 4.5 बिलियन का कर्जा माफ हो गया। G20 कॉमन फ्रेमवर्क ने डेट रीस्ट्रक्चरिंग में हेल्प किया है। फ्यूचर में ट्रांसपेरेंट डेट गवर्नेंस बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स को एक्सपेंड करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा।
और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल फाइनेंसिंग पे फोकस करना पड़ेगा, जिसमें ग्रीन एनर्जी और क्लीन प्रोजेक्ट्स का इन्वेस्टमेंट भी हो। तो ये क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, क्योंकि देखो यार, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम जो आती है ना बॉस, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाती है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको उस प्रॉब्लम में को जो है फाइट करना है एंड उस चीज़ से सीखना है, कि जिससे कि वो गलती दोबारा रिपीट ना हो। जैसे मैंने गलती करी थी बैंकिंग में, मतलब वही फंड्स वगैरह मैंने प्रॉपर जो है वो देखा नहीं, स्टेबिलिटी पर फोकस नहीं किया और पैसा डूब गया। तो बहुत सारी चीज़ें उससे क्लियर हुई, बहुत सारी सीख उससे मिली। एंड यही सब लाइव एग्जांपल्स मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, जिससे कि आप भी सीखें और आप कोई गलती ना करें। सो ये जो टॉपिक जो था, ये काफ़ी हैवी टॉपिक था वैसे आज का है, बट आई थिंक ये आपको क्लियरली हर एक चीज़ समझ में आई होगी कि इशू क्या है। मुद्दा फिगर्स नहीं है, वैल्यूज़ नहीं है। आपको वैल्यूज़ फिगर्स पे फोकस नहीं करना है कि इतने बिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर, एक आइडिया हो तो अच्छा है। आपको फोकस करना है कर्जा की प्रॉब्लम क्या हो रही है। प्रॉब्लम यही है कि कर्जे के कारण क्लाइमेट चेंज के गोल नहीं हो पा रहे रिजॉल्व। इस टॉपिक में मेन वो था आइटम जो सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट था, है ना। बस तो ये था गाइस ओवरऑल टॉपिक। अब हम बात करेंगे एक ऐसी स्कीम के बारे में जो अर्बन इंडिया, यानी कि शहर, जो भारत के जो शहर हैं उसके गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लिए एक बदलाव ला सकती है। नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। तो सिविल सर्विसेज के लिए स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जामिनेशन में आता है, तो ध्यान सुनना। सबसे पहले ये स्कीम है क्या, ये समझते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, ठीक है। तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कराने के लिए, नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो हाउसिंग प्रोवाइड कराएगा, अफोर्डेबल हाउसिंग। गोल क्या है? गोल याद रखना, 1 करोड़ अर्बन पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, सितंबर 2024 से स्टार्ट होके अगले 5 साल के लिए। इस स्कीम में स्पेशल फोकस दिया गया है विडोज और सिंगल वुमेन पर, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, सीनियर सिटीजन्स और ट्रांसजेंडर पर, SC STs और माइनॉरिटीज जैसे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज पर, और जो लोग स्ट्रीट वेंडर्स हैं, आर्टिशियंस हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन लेबरर्स हैं, उन लोग को बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं फीचर्स की। सबसे पहला, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। सब्सिडी 1,80,000 रुपए तक मिल सकती है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप के लिए अवेलेबल है ये सब्सिडी स्कीम। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम भी है। लोन अमाउंट के हिसाब से इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। 6 लाख रुपए पर 6.5% तक, 9 लाख रुपए पर 4% तक, 12 लाख रुपए पर 3% तक सब्सिडी। और घर का ओनरशिप फीमेल के नाम या जॉइंट नेम में होने का इंकरेजमेंट है कि फीमेल के नाम पर जो है वो घर लो। एक यूनिफाइड वेब पोर्टल, वेबसाइट बनाया गया है जो ट्रांसपेरेंसी और रियल टाइम अपडेट्स इंश्योर करेगा। तो ये इसके फीचर्स हैं। अब प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन फेज के अचीवमेंट की बात करें तो फेज 1 के अंडर 118.64 लाख घर सैंक्शन हुए थे और 88.02 लाख घर डिलीवर कर दिए गए हैं। सोचो आप, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम से 25 लाख फैमिलीज को बेनिफिट मिला है। और प्रधानमंत्री अर्बन योजना आवास योजना अर्बन 2.0 सिर्फ एक हाउसिंग स्कीम नहीं है, ये एक बड़ा विजन लेकर आई है। एक तो शहरी क्षेत्र में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जब होगी तो नई जॉब्स क्रिएट होंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा, सोशल इंक्लूजन होगा, जो मार्जिनलाइज्ड और वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, कमजोर वर्ग जो है, उनके लिए पक्का घर बनेगा, उनको सेफ फील रहेगा, छत मिलेगी, बेटर अर्बन प्लानिंग होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का फाउंडेशन होगा। लेकिन हर स्कीम के कुछ चुनौतियां होती है, चैलेंजेस होते हैं, इसका भी है, बहुत सारे हैं। तो उसके लिए हमें प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी,
सब्सिडी डिसबर्समेंट इंश्योर करना पड़ेगा कि लोगों को सब्सिडी मिले, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलानी होगी ताकि बेनिफिशियरी को स्कीम के बारे में पता हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ट्रेन करना हो पड़ेगा ताकि, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंक्स वगैरह, कि एप्लीकेंट्स जो होते हैं उनको सपोर्ट मिले और ईजिली जो है उनका काम हो, और टेक्नोलॉजी का यूज होगा प्रोसेस को और तेज करने के लिए। सो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 सिर्फ एक योजना नहीं है, ये एक सपना है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2047 का। याद रखना, ये स्कीम सक्सेसफुल होती है तो ये इंडिया के इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन का एक स्ट्रॉन्ग स्टेप होगा। आपको लगता है ये स्कीम कितनी इफेक्टिव होगी? कमेंट करके जरूर बताना कि किस प्रकार से ये स्कीम जो है, मतलब स्कीम के 2 चैलेंजेस बता दो आप तो मजा आ जाएगा, कि 2 मेन चैलेंज कि इस पे काम कर लिया तो ये सक्सेसफुल बन सकती है, अच्छे से काम कर लिया तो बस गाइस इतना ही था टॉपिक। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, क्या किसी इंसान को अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी खत्म करने का हक होना चाहिए, और अगर हां तो इसके लिए कौन से एथिकल और लीगल रूल्स होने चाहिए। सो हम इसी कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव टॉपिक पर बात करेंगे जिसका टाइटल है असिस्टेड डाइंग, यानी टर्मिनली इल पेशेंट्स के लिए, यानी कि बीमार व्यक्ति के लिए जिंदगी का अंत करने का एक ऑप्शन। सो गाइस, अभी यूके हाउस ऑफ कॉमन्स ने टर्मिनली इल एडल्ट्स एंड ऑफ लाइफ बिल को अप्रूव किया है। यह बिल उन लोगों के लिए है, यानी कि यह कानून जो टर्मिनल इलनेस से सफर कर रहे हैं, जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 6 महीने की बची है। लेकिन इस टॉपिक पर दुनिया भर में डिबेट्स चल रही है कि क्या यह एथिकल है, क्या यह वल्नरेबल लोगों के अगेंस्ट हो सकता है, राइट? क्या यह लोगों को टारगेट करके जानबूझकर उनको ऑन पेपर टर्मिनली इल दिखा के मारा जा सकता है? सो इस टॉपिक में हम मेनली 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला, यूके के नए कानून के क्या प्रोविजंस हैं, दूसरा इसके एथिकल और लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं, और इंडिया और दूसरी कंट्रीज के यूथेनेशिया लॉ किस प्रकार के होने चाहिए या किस प्रकार के हैं। तो सबसे पहले टर्मिनल इलनेस की डेफिनेशन क्या है। टर्मिनल इलनेस का मतलब है ऐसी बीमारी जो प्रोग्रेसिव और इरिवर्सिबल हो और जिसका डेथ होना सर्टेन हो 6 महीने के अंदर कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसमें इन्होंने एक चीज बहुत बढ़िया करी है कि मेंटल डिसऑर्डर्स को और डिसेबिलिटीज को, यानी कोई व्यक्ति दिमागी रूप से बीमार है या डिसेबल्ड है तो उसको एक्सक्लूड किया है, उसको इससे बाहर निकाला गया है कि आप उसको जो है वो टर्मिनल इलनेस की डेफिनेशन में नहीं डालोगे। मतलब कोई अपाहिज व्यक्ति है तो उसको जानबूझ के मारा नहीं जाएगा ये कहकर कि नहीं भाई अब तुम तो अपाहिज हो, कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा, लो बाय बाय, टिकट कटवा दी तुम्हारी ऊपर, ऐसा नहीं होना है, ठीक है? तो ये चीज़ इन्होंने ध्यान रखी। और सिर्फ 18+ के मेंटली कंपिटेंट लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 18 साल से ज़्यादा की उम्र के जो लोग हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट को इंग्लैंड या वेल्स का एक रजिस्टर्ड रेसिडेंट होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स इस कानून का लाभ उठाने के लिए, यानी कि मरने की रिक्वेस्ट के लिए। अब सुनिए रिक्वेस्ट प्रोसेस क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। मान लीजिए पेशेंट ने रिक्वेस्ट करनी है तो पहले एक फर्स्ट डिक्लेरेशन साइन करनी पड़ेगी एक डॉक्टर और एक विटनेस के सामने कि हाँ भाई मैं मरना चाहता हूं, डॉक्टर को भी बोल दिया, एक विटनेस को भी पकड़ लिया। और कोऑर्डिनेटिंग डॉक्टर ये इंश्योर करेंगे कि पेशेंट की रिक्वेस्ट वॉलंटरी है, यानी कि खुद की इच्छा की है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हो रहा है कि हाँ भाई वो बंदा 6 महीने बनने वाला है, वो बोल रहा है कि भाई मुझसे नहीं होगा, एक एक दिन गिनना, मैं मेंटली टॉर्चर होता रहूँगा तो मुझे मार डालो अभी। और फिर उसके बाद एक सेकेंड डॉक्टर 7 डेज रिफ्लेक्शन पीरियड के बाद रिव्यू करेगा, 7 दिन के बाद पता लगेगा वो इमोशनल तो नहीं हो रहा। होता ना कई बार लोग इमोशनल हो जाते हैं कि अभी मार डालो यार, फिर जब मारने की बारी है तो नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं मैं नहीं मनूंगा, राइट? तो वो वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। तो 7 दिन तक उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, फिर उसका रिव्यू लेने के बाद फाइनलाइज होगा। अब देखो यहाँ पर दोनों डॉक्टर्स शामिल हो गए, एक विटनेस शामिल हो गया। अब दोनों डॉक्टर्स के एग्रीमेंट के बाद, यानी कि जो हामी भरेंगे, तो उसके बाद हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस इस केस को रिव्यू करेगा, लो भाई, और कोर्ट ये कंफर्म करेगा कि सारी लीगल कंडीशन फॉलो की गई हैं।
2 महीने तो इसी में लगी जाएगा मेरे ख्याल से, 2-3 महीने। तो काम ही क्या है। हालांकि ये बताया गया है कि कोर्ट अप्रूवल के बाद एक 14 दिन का रिफ्लेक्शन पीरियड फिर होगा, कि नहीं कोर्ट ने भी हामी भर दी तो उसके बाद भी 14 दिन और रुको तुम, और उसके बाद पेशेंट एक सेकंड डिक्लेरेशन साइन करेगा, राइट। और कोऑर्डिनेटिंग डॉक्टर एक अप्रूव्ड सब्सटेंस प्रोवाइड करेगा, लेकिन पेशेंट को खुद उस सब्सटेंस को एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, यानी कि डॉक्टर ला कर देगा, लो भाई इंजेक्शन, इस टाइप का कुछ, बोले ला लो बेटा तुम यहाँ पे, और बाय, यमराज को हेलो बोलना। राइट। तो ये है, तो पूरी प्रोसेस समझ में आएंगे आपको। अब आगे से पढ़ते हैं। अब सुनिएगा सपोर्टर्स के आर्ग्यूमेंट क्या है, कुछ एथिकल पॉइंट्स, नैतिक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं अब हम। तो ये डिग्निटी के साथ जिंदगी का अंत करने का एक ऑप्शन देता है कि हाँ भाई किसी को मरना है तो लो भाई, मैं तो इज्जत के साथ मरूंगा। मतलब कोई ये नहीं बोलेगा कि देखो यार कैसा व्यक्ति है, बोलते ना सुसाइड करने वाले को लोग जो है बोलते हैं कि ये बिल्कुल ही वो है, क्या क्या बोलते हैं यार उसको, मुझे शब्द नहीं आ रहा, बोलते ना कमज़ोर दिल का, ऐसे कुछ बोलते हैं ना कि अब ये ताकत नहीं है इसमें, इस टाइप का बोलते हैं कि देखो मर गया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ बोलेंगे वाह अपनी इज्जत के साथ मरा है, राइट। एनीवेज, फिर केयर गिवर्स के ऊपर काफ़ी इमोशनल और फाइनेंशियल प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। फैमिली वाले इलाज वगैरह में भाई हर दिन का पैसा बहुत लगता है ना, और बहुत इमोशनली कनेक्टेड भी रहते हैं, पता है कि भाई 6 महीने बाद मरने वाला है, तो 13वीं तो वैसे भी करनी है तो अभी कर लो। तो वो कहानी कि कंफर्म है कि भाई 6 महीने में मर जाएगा, 6 महीने 7 महीने में, तो मार ही डालो, फिर हटाओ। तो ये सपोर्टर्स ऐसा बोल रहे हैं भाई, मैं कुछ नहीं बोल रहा इसमें, ठीक है, मेरा कोई ओपिनियन है, मुझे कोई गाली नहीं बगेगा कमेंट बॉक्स में कि सर देखो कैसे मजाक उड़ा रहे हो आप। ठीक है, चिल मारो यार, ये सब चीज़ें वो रहती हैं, ये सब चीज़ें आपकी जब सर्विस में जब जाओगे तो डे टू डे आप इन सब चीज़ों में घुरे उसमें रहोगे आप इन्वॉल्व, तो आपके लिए भी बहुत, जैसे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं उनके लिए डेथ जो होता है वो इतना इमोशनल नहीं रहता, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पर चीज़ें देख रहे होते हैं। तो आप भी देखोगे रेगुलर बेसिस पर ये सब चीज़ें, एनीवेज, क्योंकि वो आपकी जॉब ही रहेगी। अब देखो कुछ लोग चिल्ला चोट कर रहे हैं, बोल रहे नहीं ये बेकार है। वल्नरेबल ग्रुप्स जैसे कि लोग जो डिसेबल्ड व्यक्ति है, जो बुजुर्ग व्यक्ति है, डॉक्टर के साथ कुछ सेटिंग वगैरह करके बुजुर्ग व्यक्ति को निपटा दिया, पता लगे है। कुछ होते हैं लोग जो बुजुर्गों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कि बुढ़ाऊ टपक जाए, ऐसा ऐसे शब्दों का उपयोग होता है ना। तो वो सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, तो ऐसा एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है। अब इससे क्या होगा कि लाइफ जो है, जैसे बोलते हैं ना जीवन बड़ा कीमती है, तो वो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ है। अब यूके का लीगल एस्पेक्ट समझो। अभी यूके में असिस्टेड डाइंग इलीगल है सुसाइड एक्ट 1961 के तहत, जिसमें 14 साल तक की जेल का प्रोविजन है। पिछले बिल को काफ़ी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा है, और अब देखो ये कानून बन पाता है कि नहीं। अब दूसरी कंट्री से कंपेयर करें तो यूरोप की अगर बात करें, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, लक्सेमबर्ग, यहां पर असिस्टेड सुसाइड और यूथेनेशिया दोनों अलाउड है, लेकिन ओनली फॉर अनबियरेबल सफरिंग, यानी कि किसी को इतनी तकलीफ है कि वो जी नहीं पा रहा है, तो उस केस में नीदरलैंड्स, बेल्जियम, लक्सेमबर्ग अलाउ करता है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो यहां पर असिस्टेड सुसाइड अलाउड है मेडिकल सुपरविजन के अंडर, जैसे कि यूथेनेशिया अलाउड वहां पर नहीं है, बट असिस्टेड डाइंग अलाउड है। यूथेनेशिया में क्या होता है कि कोमा वाला व्यक्ति होता है, समझ में आ रहा है, कि कोमा में है वो, फिर फैमिली जो है बोलती कि अब इससे वो हटा दो, क्या बोलते हैं, वेंटिलेटर्स वगैरह, क्योंकि वो मशीन के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहता है, तब उस केस में हो जाता है। फिर यूएसए की बात करें, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग कानून है यूएसए के अंदर। यूएसए के अंदर टोटल कितनी स्टेट्स हैं कोई बता सकता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर, बहुत ईजी क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल ओरेगन, वॉशिंगटन, यहाँ में फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड लीगल है, कि भाई डॉक्टर्स करवा सकते हैं। अब इंडिया में पैसिव यूथेनेशिया को सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में लीगलाइज किया है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के तहत। पैसिव यूथेनेशिया याद रखना, पैसिव यूथेनेशिया का मतलब है लाइफ सपोर्ट सिस्टम को विड्रॉ कर देना, जिससे पेशेंट की नेचुरल डेथ हो सके, क्योंकि वो पेशेंट वेंटिलेटर पर है, वेंटिलेटर का बटन ऑफ कर दिया, इसको बोलते हैं पैसिव यूथेनेशिया। ये एक्टिव यूथेनेशिया से अलग होता है, क्योंकि यहां एक्टिवली डेथ इंड्यूस नहीं की जाती, राइट।
पैसिव यूथेनेशिया के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस और मेडिकल बोर्ड्स की अप्रूवल मैंडेटरी होती है इंडिया के अंदर। तो गाइज ये था असिस्टेड डाइंग का टॉपिक। काफ़ी सेंसिटिव था, बट हालांकि मैंने थोड़ा सा आपको लाइट बनाया इस टॉपिक को, मस्ती वगैरह करके कि हाँ भाई ऐसी चीज़ें भी आप लाइटली जो है वो लेना शुरू करो, क्योंकि आगे चल के ये सब चीज़ें आप देखोगे, क्योंकि इमोशनल नहीं होना है ब्यूरोक्रेट्स को कभी, आपको न्यूट्रल रहना है, बैलेंस रहना है। तो ये मैं अपने लेक्चर्स वगैरह के थ्रू आपको सिखाता भी हूँ। अब गाइस बड़ा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार टॉपिक है, तो माइंड ब्लोइंग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। AX4 यानी एक्सियोम मिशन 4 के बारे में बात करेंगे। तो AX4 एक प्राइवेट मिशन है, पहला पॉइंट। एक्सियोम स्पेस ऑपरेट कर रहा है। यह मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किया गया है। स्पेशल बात यह है कि यह मिशन एक एग्जाम्पल है कि कमर्शियल स्पेस स्टेशंस कैसे काम कर सकता है। मतलब अब सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, प्राइवेट कंपनीज भी स्पेस एक्सप्लोरेशन में काम करेंगी। फ्यूचर में हो सकता है कि आप और मैं भी टिकट लेकर स्पेस में रहे वो जा सकें, राइट। अब AX4 का एक और मेजर गोल है माइक्रो ग्रेविटी में साइंटिफिक रिसर्च करना। अब सवाल है माइक्रो ग्रेविटी क्या होती है। जब आप स्पेस में जाते हो तो वहां ग्रेविटी काफी कम होती है, और इस लो ग्रेविटी एनवायरनमेंट में साइंटिस्ट बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जैसे नई मेडिसिन्स बनाना, मटेरियल्स टेस्ट करना, टेक्नोलॉजी को एडवांस करना। सोच के देखो, ये रिसर्च फ्यूचर में हमारी डेली लाइफ को इंप्रूव करेगी, तो क्या अमेजिंग बात है। अब बात करते हैं इस मिशन की सबसे एक्साइटिंग चीज, नासा और इसरो का कोलैबोरेशन। हाँ, ये मिशन एक मल्टीनेशनल एफर्ट्स है गाइस। AX4 के क्रू में अलग अलग देशों के एस्ट्रोनॉट्स हैं, पर इसका एक बड़ा हिस्सा नासा और इसरो की टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए किया गया है। लेकिन ध्यान दें, ये क्रू फुली इंडियन क्रूज नहीं है, इसमें अलग अलग देश के स्पेस ट्रैवलर्स मौजूद हैं। ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे दुनिया की अलग अलग कंट्रीज मिलकर स्पेस एक्सप्लोरेशन में काम कर रही हैं। ये कोलैबोरेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी शेयर करने का नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है कि ह्यूमैनिटी का फ्यूचर कैसे एक साथ हो सकता है। अब एक सवाल उठता है कि हमें इस मिशन के बारे में क्यों पता होना चाहिए। तो सिंपल, इंडिया अब एक मेजर स्पेस पावर बन रहा है। इसरो अपने चंद्रयान और गगनयान मिशन के बाद अब इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में अपना रोल और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। फ्यूचर में अगर स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात होती है तो इंडियन लीडरशिप रोल में होगी, और AX4 जैसे मिशन हमें और इंस्पायर करते हैं कि हम आगे बढ़ते रहें। क्या आपको पता है कि AX4 जैसे मिशन फ्यूचर में स्पेस टूरिज्म के लिए भी रास्ता खोल रहे हैं। मतलब एक दिन हो सकता है कि स्पेस में जाएं और होटल में स्टे करें, हम स्पेस के होटल में, सोचो आप। तो ऐसा भी हो सकता है आने वाले समय में, और होगा। सो ये था एक एक्सियन 4 मिशन के बारे में क्विक डिटेल हमने जो है डिस्कस करी। सो होपफुली ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और अब ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की। अब सबसे पहले तो आपके लिए एक सवाल, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता दो। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसके बारे में मैंने आपको द हिंदू वाली क्लास में ऑलरेडी पढ़ाया भी था और प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था हमने। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ, तो आपको बता दें कि ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो 2012 में शुरू हुई थी, थैंक्स टू प्लेज यानी कि संकल्प जो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ने लिया था। और इसका मेन फोकस था वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग को रोकना और जो एंडेंजर्ड प्रजाति है उनको प्रोटेक्ट करना। सो आपको एक फैक्ट बताता हूं, इंडिया जो है आपको पता है कि दुनिया का 2.4% लैंड एरिया कवर करता है, बट यहां पर 7 से 8% रिकॉर्डेड स्पीसीज है। मतलब इतने कम लैंड एरिया के बावजूद पूरे दुनिया भर की 7 से 8% रिकॉर्डेड प्रजाति यहीं पर ही है। और हमारा देश बायोडाइवर्सिटी में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, हमारे यहाँ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं जो मैंने आपको प्रीवियस मतलब पिछले हफ्ते में ही लेक्चर्स में बताया भी था। क्या मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हो कि वो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कौन से, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछी ही जाएगी। बस अब ट्राई करो इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर देने की।
सो गाइस बस आज के लिए इतना ही था। और लास्ट लेक्चर में जो है वो पायल जी ने आंसर दिया है, प्रीति जी और प्रिया जी। मैंने IVF का फुल फॉर्म पूछा था, जो अंकित जी ने इसका सही जवाब जो है वो दिया था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, राइट। मैंने IBF नहीं IVF पूछा है, इंटरनेशनल बैंकिंग फैसिलिटी नहीं, इन विट्रो ये फर्टिलाइजेशन के बारे में पूछा था। चलो वेरी गुड, आप लोग कमेंट्स जो है वो कर रहे हैं, आंसर्स जो है वो दे रहे हैं। इसी प्रकार से कमेंट्स करते रहिए, आंसर्स देते रहिए, सिलेक्शन आपका जो है वो होके रहेगा। तो चलिए गाइस, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद। और उससे ये एक आपके लिए मेंस का क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन को भी जो है वो ट्राई करिएगा, इसका आंसर जो है वो देने की 120 वर्ड में, क्योंकि QS रैंकिंग के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है कि इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव क्यों हुई है, तो उसके रीजंस बताइए और क्या क्या चैलेंजेस हैं वो बताइए, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ कैसे ये अलाइन होगा वो बताइए।